Good afternoon, guys. Good afternoon. Welcome in the class. Am I live and audible? Quickly tell me. Good afternoon. Good afternoon, guys. Good afternoon. Welcome. Aman, Rishika, Shiva, Anubhav, Nisha, Kunal. Voice clear? Mera? Is the voice clear to everyone? Good evening. Good evening. मैं बढ़िया हूँ एकदम विनायक. Thank you. Good afternoon. मैं बढ़िया हूँ एकदम. Thank you, guys. बढ़िया. चलिए तो शुरू करते हैं. आज करें गाइस हम प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है अगेन. जैसे पीएनसी, जैसे मैंने बोला था, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर स्नैप. 2 से 3 क्वेश्चन, इनफैक्ट 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को मिला के. तो पीएनसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है दे कैन वॉच माय वीडियो ऑन द सेम चैनल, और 99 पे पड़ा होगा, आप देख लेना एक बार. तो इसको मिला के आप 2 to 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इजी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी. मैं थ्योरी नहीं बताने जा रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी सी थ्योरी बता दूंगा स्नैप के लिए. हाँ जी, हाँ जी. कल का थोड़ा टिप्स दे दीजिए. मैं प्लान कर रहा था कि आज का जो सेशन है ना अपना डिसीजन मेकिंग वाला, जेट वाला, उसके लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हाफ एन आवर के लिए. तो डीएम का क्लास खत्म होने के बाद ना 6 to 8 क्लास है. उसके बाद फिर हम उसी क्लास में 8 to 8:30 थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. तो आई हैव नॉट प्लान एनी एक्स्ट्रा सेशन. उसी वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. हाँ, मैराथन वाला पीएनसी कल के लिए ऑल द बेस्ट. हाँ जी, बिल्कुल कल के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट. अभी से बढ़िया से करना है, स्पीड से करना है बस, और कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए. मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा कल के लिए. बस यही याद रखो गाइज, स्पीड इज द ओनली थिंग. किसी भी क्वेश्चन पे मतलब नॉट मोर देन 1 मिनट. अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, अगर लग रहा है कि टाइम देना है तो देना, वरना निकल लेना. जैसे खासकर नंबर सीरीज, मिसिंग फिगर वाले जो क्वेश्चन है, उन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है अगर नहीं दिखा तो क्योंकि ये दिखेंगे तो बहुत जल्दी दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो ये टाइम ले जाएंगे आपका. तो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना. अगर दिख रहा है तो करो, नहीं दिख रहा है तो निकल लो. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. जस्ट नीड टू आस्क क्यूब एंड क्यूबॉइड्स. नहीं, आई थिंक नहीं प्रथम, मत करो क्यूब्स एंड क्यूबॉइड इस वक्त, मत करो. हाँ, बस सटना नहीं है, रुकना नहीं है, करते जाना है. दिस इज द मेन थिंग. स्पीड इज द ओनली थिंग. 5:25:30 VALR. ये क्या लगा है? 5 क्या लगा है? 5:25:30 ऐसे बोल रहे हो? 5 मिनट वीआरसी को दोगे बस? 5 मिनट थोड़े कम हो जाते हैं यार. 5 मिनट में क्या ही करोगे? मतलब मेरे हिसाब से 10 मिनट तो दो कम से कम वीआरसी को. वीआरसी क्या मतलब, वीए को 10 मिनट तो दो. 5 मिनट में क्या ही करोगे? अह, तो 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट ऐसे डिवाइड कर सकते हो. 10, 20 एंड 30. वो डिपेंड करेगा आपका क्यूए कैसा है, आपका एलआर कैसा है. जिस भी सेक्शन से मैक्सिमाइज कर सकते हो उससे मैक्सिमाइज करना. जिनका वीए अच्छा है वो वीए से मैक्सिमाइज कर सकते हैं. गॉट इट? करवा दीजिए प्लीज. क्या करवा दें अभी? क्या करना है अब? क्यूब्स एंड क्यूबॉइड फॉर वेन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आई डू नॉट थिंक जरूरत है. मैं इसमें बता दूंगा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में, अदरवाइज जरूरत नहीं. स्पीड के चक्कर में बहुत सिली मिस्टेक होती हैं. तो यार स्पीड तो करना पड़ेगा, नो डाउट. वीए में एक क्वेश्चन आता है ओरिजिन, वो छोड़ने वाला है. ओरिजिन वीए में मतलब मेरे को नहीं लगता. डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो करना, नहीं तो मत करना. मैं तो कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा. चलो स्कोर मत देखो, नंबर में कौन से हैं. वेन वाले क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड. वेन वाले क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड कुछ नहीं यार. वेन में कोई फॉर्मूला क्या ही है वेन में? यही तो है फॉर्मूले. टू वाला आएगा ज्यादा से ज्यादा. एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. दैट कैन बी द मैक्सिमम थिंग. एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. और माइनस है ये. ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूला है. 3 वाला आ सकता है इसमें, और या फिर वाले आते हैं.
टोटल की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 होती है। तीन वाले में अगर आएगा तो प्लस नन। ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3 होती है। ये एक बार फॉर्मूले जो शुरू में कराए थे वेन डायग्राम में वो एक बार देख लो यार, इतना तो कर सकते हो, शुरू में जो वेन डायग्राम में कराया हुआ है वो कर लो एक बार। नहीं नहीं, समरी वमरी नहीं आती। क्वांट के लिए 28-30 मिनट बच जाते हैं, बट सारे मॉक से क्वांट सेक्शन टाइम टेकिंग था, स्नैप में इजियर साइड में होना चाहिए, इजियर में होना चाहिए आई थिंक। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप ना स्विच भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है क्यूए के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, टाइम ले रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं आप पूरा टाइम 20 मिनट क्वांट पे ही दो। आप थोड़ा सा टाइम देके एलआर पहले कर लो, फिर बाद में क्वांट पे आ सकते हो। आप ऐसे भी स्विच कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इकट्ठा 20 मिनट दो। ये भी आपको समझना पड़ेगा इस स्नैप में। तो आपको अगर लग रहा है यार क्यू के क्वेश्चन तो लेंथी दिए हैं इन्होंने, तो मैं क्यों करूं क्यूए, मैं एलआर से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। तो आपको अगर लग रहा है एलआर मुश्किल दिया, आप क्यूए पे जंप कर जाओ। आपको मैक्सिमाइज करना है, किसी भी सेक्शन से करो, ऊपर नीचे जा सकते हो। तो जरूरी नहीं है आप पूरा टाइम इकट्ठा ही दो। आप 10 मिनट देके निकल के फिर वापस आ सकते हो, अगर मेरी बात समझ में आ रही है अपना। ठीक है। बस अब जिनकी प्रिपरेशन नहीं है वो करेंगे। ये गाइज देख लो एक बार, फाउंडेशन टेस्ट हो रहा है इसका 11 दिसंबर को हो रहा है। 9th और 10th को इसकी मैराथन सेशन है, 16th और 17th को मैराथन सेशन है, उसमें प्राइजेस भी है। तो आप नए नंबर से जाके एनरोल कर सकते हो। अनलॉक कोड आप लोकेश अग्रवाल यूज कर सकते हो अगर मांगे तो। ये इसकी मैराथन है, 9th को हो रही है, आज हो रही है 3 to 9, और ये कल भी है 3 to 9। तो अगर मतलब आप जी के जो जूनियर है कैट 23 वाले एस्पायरेंट, आप उनको बता सकते हो एक बार सारे। और ये नया बैच शुरू हो रहा है कैट 23 के लिए, ये भी आप बता सकते हो। गोल स्कोरर बैच है, इसमें पूरा कवरेज होगा, सिलेबस ढंग से पूरा एक एक चीज बताई जाएगी आपको। चलिए, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने बोला था। अगेन ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं और जितने अवेलेबल हैं, एक्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मैं सारे कराने वाला हूं। यू विल गेट एन आइडिया कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, छोड़ के नहीं आना है प्रोबेबिलिटी का। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक्चुअल क्वेश्चन, ऑल पीवाईक्यूज जितने भी आए हैं अभी तक 2009 से लेके, ठीक है, 2009 से 2018, तो आपको सारे ही देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। काफी सारे क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है, तो हम सारे करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता है गाइस चांस, प्रोबेबिलिटी होता है चांस। और इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम टू ए, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या मतलब है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम इज नथिंग, इट इज टोटल सैंपल स्पेस भी हम इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी एक बार दी है, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या होता है, all the possible outcomes of an experiment together constitute a sample space। मतलब जितनी भी possibility हैं वो आपके total possible outcome बन जाते हैं। For example, the sample space of tossing a coin is head and tail। डाइस को थ्रो करोगे तो 1 to 6 आ सकता है, वो टोटल सैंपल स्पेस है आपका, 6 हो जाएंगे। कार्ड्स में आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वो आपका सैंपल साइज हो जाएगा, टोटल आउटकम। तो डिपेंड्स क्या बोल रहा है, ये टोटल हो जाएंगे। और फेवरेबल जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। An event that has produced the desired result or expected event is called a favorable outcome। For example, when we roll 2 dices, the possible or favorable outcome of getting the sum of number on the 2 dices is 4। तो 4 आने की क्या क्या चांस है, या तो 1-3 आ सकता है या 2-2 आ सकता है। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना 1-3 को अलग लेते हैं और 3-1 को अलग लेते हैं। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो 3 होंगे, 2 नहीं होंगे। तो इसमें हमेशा याद रखना ऑर्डर मैटर करता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। 1-3, 2-2 एंड 3-1, तो 3 होंगे फेवरेबल, और 2 डाइस हमने थ्रो किए थे, तो टोटल जो सम की पॉसिबिलिटी है वो मिनिमम 2 से लेके 12 तक है, राइट। तो गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइसेस, उसके जो टोटल आउटकम बनते हैं वो बनते हैं 2 डाइस पे, पहले पे 6 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है, 36। तो 3/36 लिखना, 1/12। तो टोटल 2 डाइस को थ्रो करने पर पहले डाइस पे 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, 6 आउटकम। दूसरे डाइस पे भी 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, 6 आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 36। और फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल है 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36, 1/12। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली आपने, सैंपल स्पेस आपको पता चल गया।
और फेवरेबल आउटकम आपको पता चल गया। तीन ही चीजें होती हैं इसमें और कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल एंड पॉसिबल आउटकम, उस पर ध्यान रखना है बस। ये है फॉर्मूले, वेन डायग्राम के जो फॉर्मूले होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर वो ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी, या तो ए इवेंट हो या बी इवेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं, अगर आप इसको वेन डायग्राम से डिनोट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए और बी, मतलब ये पूरा हो जाता है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें ए होने की, ये पूरी है। प्रोबेबिलिटी हम बी होने की देखें तो ये पूरी है, लेकिन इसमें ये तो डबल काउंट हो रहा है, तो इसको एक बार हम माइनस कर देते हैं, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि यार हमने एक डाइस फेंका, उस पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर या तो इवन होगा या प्राइम होगा। एक डाइस थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि नंबर या तो इवन होगा या प्राइम होगा। तो अब बताओ इवन होने के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर 2 आएगा या 4 आएगा 6 आएगा, ये इवन का आउटकम हो गया। प्राइम का आउटकम हो गया 2 3 5, 1 से लेके 6 में, और कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6 1/2। प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6, लेकिन जो कॉमन है उसके आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, क्योंकि डबल काउंट हो रहा है, तो उसको एक बार माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा हाफ या 3/6, 6/6 माइनस 1/6, आंसर आ जाएगा 5/6। या 1 में से आप 1/6 माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/6। बात आ रही है समझ में? कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब समझ में आएगा, ये काफी जगह यूज होगी टर्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और अगर कुछ कॉमन है तो उसको माइनस करना। इसी तरह से लिखते हैं हमेशा, ठीक है। और पी ए यूनियन बी मतलब इट्स सेम, पी ए यूनियन बी बोलो या पी ए और बी बोलो, इट्स बात ही की। तो पूरा जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी 1 होती है, दैट इज 1। तो ए यूनियन बी बोलो या ए और बी बोलो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने पिक किया है, 2011 का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो लोग नए गाइस, लेकिन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, एक बार जाके मेरे लेक्चर्स चेक कर लो आप, लोकेश अग्रवाल, आपको मेरे सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले और बताओ, चलो ये इस पे बाद में आते हैं, पहले इससे पहले सिंपल वाला क्वेश्चन बताओ। मेरे को बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए नॉर्मल ईयर, इन ए नॉन लीप ईयर। पहले ये वाला आंसर बताओ। ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है, सिंगल वाले जो क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर, क्या आंसर होगा? दोनों के आंसर बताओ, पहले ये वाले क्वेश्चन के आंसर बताओ, फिर करेंगे। हैविंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर एंड हैविंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर, क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों की? जीरो। ये कौन है? शुभम साहू कह रहा है जीरो। जीरो क्यों? कि भाई 53 संडे इन नॉन लीप ईयर, इट्स 1/7 एंड 2/7, बिल्कुल। आंसर इज 1/7 एंड 2/7, दैट इज द करेक्ट आंसर। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये वाले, आपको हर जगह दिख जाएंगे, हर एग्जाम में। 53 संडे इन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में क्या होता है, नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज। उस 365 डेज में 52 वीक्स तो कंप्लीट होते हैं, 364 तो, और एक दिन बच जाता है। तो ये 52 तो हर दिन आएगा ना, 52 बार संडे आ गया, 52 बार मंडे आ गया, तो 52 तो हर दिन आएगा ही आएगा। वो जो एक दिन बचा वो क्या हो सकता है, वो एक दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सैटरडे था। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे हो, 53 संडे हो, मतलब इनमें से कोई एक संडे और आ जाए, 7 में से अगर वो संडे हो गया तभी तो 53 होंगे, 52 तो आ ही चुके हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है संडे होने की? संडे को नहीं, प्रोबेबिलिटी 1/7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इज 1/7। और सेकंड क्वेश्चन में 366 डेज होते हैं, इसमें जो 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? क्या वो 2 डेज एक्स्ट्रा कोई भी 2 डेज हो सकते हैं? नहीं। The 2 days extra can be 2 consecutive days, guys. That can be either Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Thursday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday,
फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे, यही होंगे ना, रेंडम तो नहीं होंगे। तो जरा देख के बताओ, इन 7 में से 53 संडे कब आएंगे? इन 7 में से 53 संडे तब आएंगे जब या तो संडे मंडे हो या सैटरडे संडे हो। तो आउट ऑफ 7 पॉसिबिलिटी देयर आर 2 पॉसिबिलिटी जिसमें संडे आ सकता है एक्स्ट्रा। तो इसका आंसर होगा 2/7। कितने लोगों को समझ में आता है? इतना इतना आता है बेसिक, इतनी बात आती है समझ में। तो 53 संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी लीप ईयर के केस में वो होगी 2/7 और नॉन लीप ईयर के केस में होगी 1/7। और अगर यहीं पे पूछेगा व्हाट इज द, अगर यहाँ पे दोनों जगह 52 होता तो क्या होता आंसर? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 52 संडे एंड 52 संडे होता तो आंसर क्या होता? कौन बताएगा? माइनस कर देना यार, माइनस कर देना। यहाँ पे आंसर 6/7 हो जाता, यहाँ पे आंसर 5/7 हो जाता। सिंपल। 52 संडे मतलब ये वाला दिन संडे नहीं था, संडे नहीं था मतलब बाकी में से कुछ था। तो 6/7 के केस में 52 संडे पड़ेंगे, संडे नहीं था वो दिन, तो 1 में से माइनस कर देना। और यहां पर भी संडे नहीं पड़ा, बाकी 5 चॉइस पड़ी, संडे नहीं पड़ा, तो 5/7। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं अभी अभी, आपको अगर समझ में आएगा तो ये 4 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल सिंगल। जल्दी से देख के बताओ अगर समझ में आ रही बात। ये 4 पार्ट क्लियर है सबको? और अगर आपको ये क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। बढ़िया। द प्रोबेबिलिटी दैट a leap year selected at random contains either 53 संडे और 53 मंडे। आप पीछे देखो जरा, मैंने आपको एक अभी फॉर्मूला दिखाया, ये वाला संडे और मंडे होने की प्रोबेबिलिटीज को यूज करो, इस फॉर्मूले को, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2/7, 3/7, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। 3/7, 3/7। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, निकाल पा रहे हैं काफी सारे लोग, वेरी गुड। तो अब देखो, मैंने अभी आपको सिखाया या तो 53 संडे हो जाए, लीप ईयर का केस है, तो लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अभी बताया, 2/7। या 53 मंडे हो जाए, 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी भी 2/7। बट यार एक केस तो ऐसा है ना जो डबल काउंट हो रहा है, ये वाला, जब संडे भी आ जाए और मंडे भी आ जाए, ये वाला केस, ये तो डबल काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है, तो उसको माइनस कर देना। जब 53 संडे एंड 53 मंडे दोनों आ जाए, वो वाला केस इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, तो उसको माइनस कर देना, 1/7। तो आंसर आएगा 3/7। गॉट इट एवरीवन? 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी, और जो डबल काउंट हो रहा है उसको एक बार माइनस कर देंगे। तो जो फॉर्मूला आपको बताया गया था उसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। स्नैप 2011 के सारे पीवीआई करा दूंगा जितने भी आए। क्लियर है ये? क्लियर है? और वाला समझ में आ गया क्वेश्चन? और वाले कैसे करते हैं, इधर और? चलो फिर आगे आते हैं। प्रोबेबिलिटी लाइन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी लाइन में जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइस, वो हमेशा 0 to 1 के बीच में लाया करती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में लाया करती है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल ही नहीं है। इसको बोलते हैं अनलाइकली इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी कम है बेसिकली, प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि 1 in 6 इज छोटी प्रोबेबिलिटी, और छोटा बोल सकते हो 1 out of 100 इज अनलाइकली इवेंट्स। इवन चांस होते हैं जब मिडिल में हो, हाफ हाफ चांस हो, 50-50%, इवन चांसेस है। ऑड आने के और इवन आने के डाइस पे इवन इवन चांसेस है, ठीक है, उसको 50% बोलते हैं। मोर लाइकली मतलब 50% से ज्यादा। अब ये बोल सकते बेसिकली लाइकली होगा 50% से ज्यादा, अनलाइकली होगा 50% से कम, 0 होगा नॉट पॉसिबल, और 1 होगा जब बिल्कुल सर्टेन हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। इवन चांस मतलब, इवन चांस याद रखना बस, इवन चांस पूछ लेता है कभी कभी। इवन चांस का मतलब 50% प्रोबेबिलिटी, हाफ ऑफ चांस, ठीक है, इवन चांसेस। लाइकली हमेशा 50% से ज्यादा, एंड अनलाइकली मतलब 50% से कम। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। गॉट इट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कभी कभी पूछ लेता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस वी कांट गेट बोथ द इवेंट एट द सेम टाइम। इट इज ईदर वन और द अदर बट नॉट बोथ। टर्निंग लेफ्ट और राइट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वी कांट डू बोथ एट द सेम टाइम। हेड्स एंड टेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किंग्स एंड एसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो किंग आएगा या एस आएगा, दोनों नहीं एक साथ आ सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों एक साथ आ सकती हैं, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलते।
हार्ट एंड किंग आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज वी कैन हैव अ किंग ऑफ हार्ट्स। तो किंग भी आ सकता है एंड हार्ट भी आ सकता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इनमें कॉमन होगा, जैसे अभी हमने किया था ए और बी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होते हैं उसमें हमेशा याद रखो वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होती है, इसलिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बोथ द इवेंट इज 0। उस फॉर्मूले में पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, दैट इज 0 गाइस, ये याद रखो। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते उनमें कुछ कॉमन होता है, उसको हटा देते हैं बस। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको इसी में बेस्ड, कल यूएस नाम में सेम था क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ही दे रहा हूँ। यह है देखो, स्नैप 2014 का क्वेश्चन है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ मैं उसी में बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ। और मैं बार बार बोलता हूँ जितना पीपीटी में एक साथ इतने सारे क्वेश्चन अगर किसी पीपीटी में मिलेंगे तो यही है, इसके अलावा आपको और कोई पीपीटी नहीं मिलेगी जिसमें एक साथ इतने सारे क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे। तो मेरी जो पीपीटी होती है दैट इज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट। तो आपने ये कर ली तो मतलब आपका स्नैप के चांसेस हैं कि आप निकाल दोगे अगर आप ढंग से करके गए हो तो इसलिए बोलता हूँ ढंग से कर लिया करो मेरे क्लासेस, पीपीटीज ढंग से पढ़ लो, काफी हैं। बताओ क्या आंसर होगा। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है गाइस। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि यही दोनों मिलके पूरी पूरे कंप्लीट इवेंट है, इसके अलावा और कोई इवेंट नहीं है। मतलब या तो ए होगा या बी होगा, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होगी, 1 होगी। एग्जॉस्टिव का मतलब है या तो प्रोबेबिलिटी ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ओनली पॉसिबल आउटकम। और एग्जॉस्टिव तीसरा इवेंट नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा, मिला के इनकी प्रोबेबिलिटी 1 है। दोनों हो नहीं सकते क्योंकि एक्सक्लूसिव है। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा बताओ, व्हाट इज आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल गाइस, जब तक आपको टर्म नहीं पता होंगी तब तक आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। स्नैप 2014 का क्वेश्चन है ये। A and B are two mutually exclusive and exhaustive events with probability of B is thrice of probability A. What is the probability of B? 3/4. 3/4 is the correct answer. बस ये याद रखो, ये याद रखो जो यहाँ पे लिखा है। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे शॉपकीपर, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो सही बात है। शॉपकीपर का पता नहीं बट मैं श्योर हूँ, शॉपकीपर का पता नहीं बट आई एम श्योर। A union B is equal to PA plus PB minus P intersection B, यही बताया था फॉर्मूला, यही बताया था। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो ये 0 होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट तो इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा और इनकी प्रोबेबिलिटी मिला के हमेशा 1 होगी, या तो ए इवेंट आएगा या बी आएगा। और पीबी की वैल्यू दी हुई है थ्राइस ऑफ पी ए, तो आप इसकी जगह थ्राइस ऑफ पी ए डाल दो, ये क्वेश्चन है। तो 4 टाइम्स ऑफ पी ए 1 हो गया, तो पी आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज थ्राइस ऑफ पी ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 3/4। दैट इज आंसर। तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, अगर आपको टर्म आएंगी तो आप फटाफट से क्वेश्चन कर पाओगे। तो जो लोग वेन डायग्राम के डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो यही क्वेश्चन है, अगर प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड करते हो तो। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको, टर्म समझ में आ गई है, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। चलिए फिर बढ़िया, 3 क्वेश्चन दिए हैं डायरेक्ट, पहले इनको भरो, आसान क्वेश्चन है, फिर मैं आऊंगा और सारे क्वेश्चन करके पीवाई। जल्दी से बताओ ये 3 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। पहला 9/25 जिनको आता है, ये पता है सबको, जिन्होंने नंबर्स की क्लासेस की हुई हैं। 1 to 25 में कितने प्राइम नंबर होते हैं बताया हुआ है, 9 प्राइम नंबर होते हैं, तो उसमें क्या ही सोचना है। 1 to 25 में देर आर 9 प्राइम नंबर ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ए प्राइम नंबर, इसमें क्या ही सोचना है। फेवरेबल इज 9, टोटल इज 25, तो पहले का आंसर आ गया 9/25, बिल्कुल सही है। 9 प्राइम होते हैं 1 से लेके 25 तक, मैं काउंट करने मत बैठ जाना, पता होना चाहिए। 1 से लेके 50 में 15 होते हैं और 1 से लेके 100 में 25 होते हैं,
ये नोट कर लो अगर जिनको नहीं पता है। 1 to 100 there are 25 prime number, 1 to 50 there are 15, and 1 to 25 there are 9 prime number. Second का आंसर बताओ। Multiple of 9. What is the answer for the second one? 3 by 28. बिल्कुल सही है। मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 के जो मल्टीपल होंगे वो या तो 9 होंगे या 18 होंगे। लास्ट मल्टीपल मिलेगा आपको 54। तो 9 इंटू 1 से लेके 9 इंटू 6 तक 6 नंबर ऐसे हैं जो फेवरेबल हैं आउट ऑफ 66 56। तो आंसर आ गया 6 आउट ऑफ 56। आंसर आ गया 3 बाय 28। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं स्नैप में कर पाओगे आप लोग। ये वाला आंसर बताओ। मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड का। 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, या तो 3 होगा या 9 होगा या 15 होगा। तो 3 मल्टीपल है 3 के आउट ऑफ टोटल 8 नंबर। तो 3 by 8 इज द आंसर। 3 by 8 इज द आंसर। और अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, अब बता पाओगे व्हाट इज द आंसर? इफ ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3? नाउ व्हाट इज द आंसर? गलत हो गया विशाल। 9 by 58 इज रॉन्ग। 9 by 29, बिल्कुल 9 by 29 गाइस। कौन है हाफ? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या ही कर रहे हो भैया? मल्टीपल ऑफ 3। 9 by 29 इज द आंसर। इसमें कहीं पे 3 के मल्टीपल इवन ही तो दिखेंगे। ये सारे इवन नंबर लिखे हैं, तो इवन नंबर जो 3 के मल्टीपल हो मतलब 6 के मल्टीपल हो। इवन नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 6 ना। इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो मतलब मल्टीपल ऑफ 6 हो। तो आपको मल्टीपल ऑफ 6 देखना है बेसिकली। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 कितने हैं? 6 इंटू 9 तक जाओगे 54 तक, तो 9 नंबर है, तो 9 हो जाएंगे फेवरेबल। और टोटल नंबर कितने हैं? सारे इवन नंबर लिखे हुए हैं 58 तक। 2 इंटू 1 से लेके 2 इंटू 29 नंबर लिखे हुए हैं। 9 by 29, 9 by 58 नहीं, 9 by 29। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये होने चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब होने चाहिए। चलो प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ वापस। प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। आंसर बताओ। 2/7, ज्यादा लोग 2/7 बोल रहे हैं। गुड। जिन्होंने क्लासेस करी गाइस उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है, और मेरे ही बच्चे ज्यादातर आंसर दे रहे हैं जिन्होंने करा हुआ है पहले। देखो, Sonal and Milan appear in an interview for same post having two vacancies. If 1/7 is the Sonal's probability of selection and 1/5 is the Minal's probability of selection, then what is the probability that only one of them is selected? तो आप सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि या तो सोनल सेलेक्ट हो गई या मीनल हो गई। तो आप खाली इतना करके नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन कि सोनल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 और मीनल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो ये हो जाएगा गलत। जब भी आप प्रोबेबिलिटी करते हो, तो अगर आप सोनल को सेलेक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई कि उस केस में मीनल सेलेक्ट नहीं हुई होगी, या फिर जब मीनल सेलेक्ट हुई होगी उस केस में सोनल सेलेक्ट नहीं हुई होगी। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो सोनल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 1/7। इस केस में मीनल सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से।
अगर 1/5 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है तो मीनल के सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 1/5 विच इज 4/5। इससे भी मल्टीप्लाई करना। या फिर मीनल सेलेक्ट हो गई, मीनल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, उस केस में सोनल सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 6/7, उससे भी हमेशा मल्टीप्लाई करना। तो ये 4/35, ये 6/35, मतलब 10/35। आंसर आएगा 2/7। तो ज्यादातर लोगों ने ठीक दे दिया आंसर, बिल्कुल सही है। आंसर इज बी। क्लियर? आ रहा है करना? जिन्होंने नहीं भी करी है उनको भी जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतना देख के चले जाना। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतना देख के चले जाना, आपका प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट, ऑड इन फेवर, सारे एक्सपेक्टेड वैल्यू, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सारे करा दूंगा एक बार। आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। अगला देखो, ये वाला बताओ। ट्रुथ लाई वाला भी है, वो भी है, सब है इसमें। पहले नहीं पढ़ा था, अब समझ आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। नहीं यार, उसका कोई फायदा नहीं यार। मतलब मेहनत करो, उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं। पूरा सेशन लो 2 घंटे का, 300 लोग, 300 लोग का व्यूज आता है उसमें, लाइक्स आते हैं 50, तो क्या फायदा है फिर ऐसे सेशन लेने। तुम लोग जितना हो रहा है उतना बढ़िया है। 49/80 डी सही आंसर। 49/80 इज द करेक्ट आंसर। और अभी जो बताया था, Ajit, Ravi and Hari was trying to hit a target. If Ajit hits the target 5 times in 8 attempt guys, तो यानी कि अजीत के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अजीत के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। रवि के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3 times in 5 attempt, तो रवि के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। एंड हरि के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/4। तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन आपको हिट करने के अलावा आपको चाहिए कि हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप वो साथ में लिख सकते हो। हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है 3/8, इसके हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, और इसके हिट करने की भी 2/4 है, 1/2, और हिट नहीं करने की भी 1/2। तो मैंने अभी आपको समझाया था, इसमें पूछ रहा है एटलीस्ट 2%, तो इसमें आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे। या तो दो ने ही हिट किया हो, तीसरे ने हिट ना किया हो। इसमें 4 केस बनेंगे बेसिकली। या तो ए आर ने हिट किया, एच ने हिट नहीं किया, या फिर ए और एच ने हिट किया, आर ने नहीं किया, या फिर एच और आर ने हिट किया, ए ने नहीं किया, या फिर तीनों ने हिट किया। तो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि कम से कम 2 लोगों ने हिट किया है। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी इज 5/8, आर के हिट करने की प्रोबेबिलिटी इज 3/5, बट साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है जब एच ने हिट नहीं किया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। ए ने हिट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8, एच ने हिट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, आर ने हिट नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। पहली लिख लो ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। एच के हिट करने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, आर के हिट करने की प्रोबेबिलिटी इज 3/5, एंड ए के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी इज 3/8, और तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/8, 3/5, 1/2। दैट इज द आंसर। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बिकॉज डिनोमिनेटर सबका सेम आएगा, 80 80 80 80। तो आप बस न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 15 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 15/80।
सो दैट इज आंसर। आंसर आ गया 29, 30, 49/80। बस खत्म। दैट इज आंसर एंड दैट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन आई होप गॉट इट। तो हमेशा याद रखना है कि अगर 2 हिट कर रहे हैं तो तीसरा हिट नहीं करेगा, उससे मल्टीप्लाई जरूर करना है आपको उस केस में। नहीं तो आप उसको एज्यूम कर रहे हो कि वो हिट कर भी सकता है, हिट नहीं भी कर सकता, आप उसके सारे केस ले रहे हो। फिर आपने ये वाला केस ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया इस केस में, पता है आपको। तो अब यहाँ पे इनटू आपको करना पड़ेगा बेसिकली, ये ध्यान रखना। गॉट इट। चलिए अगला देखते हैं, ट्राई दिस। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दो तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, टू वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब मैं भी ना यूट्यूब पे अपना जो स्टांस है वो थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। आई थिंक जो ज़्यादा ज़्यादा लोग देखते हैं, रादर सेइंग गाइस, आई स्टार्ट सेइंग और दोस्तों। चलिए करते हैं आज, दोस्तों इज मोर हिट देन गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला अभी। कुछ लोग रिलेट कर सकते हैं। नहीं नहीं दोस्त, अरे तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम शायद समझ नहीं रहे हो, चलो ठीक है। आ, नहीं भाइयों बहनों नहीं यार, समझ नहीं रहे हो तुम। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो समझ गए अच्छी बात। नहीं नहीं, अरे इधर आ जाओ। देखो इसको दो तरह से कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, या तो सोनाली ने सॉल्व किया या निराली ने नहीं किया, और निराली ने किया सोनाली ने नहीं किया, या फिर दोनों ने कर दिया। एक तरीका तो ये करने का, दिस वन वे। द अदर वे इज टोटल में से वाले वेज माइनस कर दो जब किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, या तो सोनाली ने नहीं किया निराली ने नहीं किया, तो कम से कम किसी एक ने तो सॉल्व किया होगा। तो मैं 3 केस क्यों बनाऊं, मैं टोटल में से वाला केस माइनस कर दो जब किसी ने भी सॉल्व ना किया हो। गॉट इट। तो टोटल सोनाली ने भी सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, विच इज 0.3। निराली ने भी सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो टोटल में से अगर आप 0.12 माइनस कर दोगे तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ जाएगा 0.88। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सोनाली ने सॉल्व किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7, निराली ने नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। लेकिन इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। निराली ने किया 60%, सोनाली ने नहीं किया 30%, फिर दोनों ने कर दिया 0.7 इंटू 0.6। आंसर इससे भी सेम आएगा, 0.28 प्लस 0.18 प्लस 0.42। आंसर इज अगेन 0.8। बट बेटर ऑब्वियसली ये वाला है, टोटल में से वो वाला माइनस कर दो तो दोनों में से किसी ने नहीं किया, तो कम से कम किसी एक ने तो किया ही होगा। नहीं, सेकंड वाला बेटर है, सेकंड वाला बेटर है। ये वाला टोटल में से ये वाला केस माइनस कर दो, ये करने की जरूरत नहीं। बात आ रही है समझ में? ये सब आए हुए क्वेश्चन है गाइस, ये सब कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसके लिए किसी नॉलेज की जरूरत है। मैंने जनरली बोला है, हाँ जी हाँ जी, मैंने जनरली आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो पीएनसी के बाद आते हैं। मैंने हमेशा ये बोला कि प्रोबेबिलिटी पीएनसी के बाद कर पाओगे, जिन्होंने पीएनसी पढ़ी है वही प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे।
लेकिन जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसके लिए आपको पीएनसी की भी जरूरत नहीं है। जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है, बिना पीएनसी के भी प्रोबेबिलिटी कर पाओगे। तो जिन्होंने पीएनसी नहीं भी पढ़ी है वो भी कर पा रहे हैं। आई थिंक इसमें तो कुछ भी नहीं है, इतना तो सबको आता है। तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। ये वाला बताओ। अच्छा, इसमें अब सिलेक्शन आ गया थोड़ा सा, इसमें सिलेक्शन आ गया, इसमें पीएनसी का थोड़ा सा यूज हो गया। फर्स्ट मॉक में आया था यूए के। ओके, मजा आ रहा है ना? बढ़िया। तो बस मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अ पर्सन हैज ए बैग, इसमें अब देखो सी लगेगा थोड़ा सा ना, कॉम्बिनेशन का यूज हो गया इसमें। तो अब आपको एनसीआर की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं, है ना? तो अभी बताऊंगा जिनको नहीं पता है, करो एक बार ट्राई। 7/12, 7/12 मैंने आपको हिंट भी दे दिया क्या करना है इसमें। टू बल्ब्स चूजन, दैट ऑल द टू बल्ब, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑल द टू बल्ब्स, ऑल द टू बल्ब चूजन कैन बी यूज टू लाइटन द रूम। मतलब जो चूजन बल्ब होंगे वो किस में से होंगे, जो चूजन बल्ब होंगे वो किस में से होंगे, वो फ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो फ्यूज होंगे तो वो दोनों, उनको लाइट करने के लिए यूज आप नहीं कर सकते। तो चूजन बल्ब कौन से हैं, विच इज नॉट फ्यूज्ड। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल हो गए 7 में से मैंने 2 सेलेक्ट किए होंगे। जो नॉट फ्यूज्ड हैं वो है 7, उसमें से हमने 2 सेलेक्ट किए, और टोटल बल्ब कितने हैं 9। तो फेवरेबल हो गए 7C2, और टोटल सैंपल कितना है 9C2। बस ये आंसर है। तो 7C2 अपॉन 9C2, अब आपको 7C2 आना चाहिए करना। तो जिनको नहीं आता है आप क्या करा करो, 7C2 के लिए ऊपर 2 बड़े नंबर स्टार्टिंग विद 7, नीचे 2 छोटे नंबर स्टार्टिंग विद 2। तो आप लिखोगे 7 × 6 अपॉन 2 × 1। जिनको नहीं आता, 9C2 होता है 9 × 8 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो ये 2 × 1 तो इरेलेवेंट है, कट जाएगा। आंसर आ गया 42/72। 6 से कैंसिल आउट कर सकते हो, आंसर आ गया 7/12। ये करना है। तो 7C2/9C2 बेसिकली, और कुछ नहीं है। इतना आपको आना चाहिए, 7C2 क्या होता है, 9C2 क्या होता है, इतना आई एम श्योर सबको आता ही हो। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। ट्राई दिस। डेड हेट नहीं है, डेड हीट। ऐसे ही आएंगे, इसमें कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी यही आई है। सारे करा रहा हूं तो मैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कोई छोड़ दिया है, जितने भी क्वेश्चन है सारे करा रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ आएगा। अच्छा, ऑड्स इन फेवर में बता देता हूँ गाइस क्या होता है। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, ये समझ लो एक टर्म। ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विन, पहले देख लो एक बार, जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है, जब उसने ऐसे दिया होगा ना, ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग द मैच इज A/B, तो आप बोलोगे इंडिया के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है A/टोटल, A/A+B, ऐसे लिखते हैं इसको। तो अगर इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2:3 देगा वो, ऑड्स इन फेवर दैट इंडिया विल विन, द प्रोबेबिलिटी इज 2:3, तो आप बोलोगे जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और हारने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये लेट्स से ड्रॉ का केस नहीं है, वो मना कर देगा कि ड्रॉ का केस नहीं है, तो हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/5। तो फेवर आएगा तो आप यहां से रीड करोगे, अगेंस्ट आएगा तो आप लास्ट से रीड करते हो। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन, ये 2 टर्म नोट कर लो अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। डेड हीट मतलब एक साथ एंड नहीं हो सकते, डेड हीट का मतलब है नो रिजल्ट। एक साथ आ जाए 2 घोड़े, ऐसा नहीं है, मतलब सब अलग अलग पोजीशन पे आए हैं। Assuming that dead heat is impossible, then the probability that one of them wins is, तो odds in favor A के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, odds in favor that A will win, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, odds in favor that A will win, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/टोटल, 1/4, टोटल लिखना। B के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5,
और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो तो नहीं जीत सकते ना, दो तो नहीं जीत सकते। assuming that dead heat is impossible, the probability that one of them wins, तो या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या सी जीतेगा, तो इनमें से कोई एक जीते। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी या बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी या सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। दो तो नहीं जीत सकते हैं, तो बस आंसर आ गया एक बार में। 60 आ गया एलसीएम। 15 + 12 + 10, आंसर आ गया 37/60। खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ऑल थ्री माइनस नहीं, एक साथ नहीं जीत सकते ना। वन माइनस नन विन नहीं हो सकता ना, क्वेश्चन गलत है ये तो। वन माइनस नन विन, इसमें तो तुम फिर वाले केस भी एज्यूम कर रहे हो जब दो जीत जाए। दो जीत सकते हैं क्या? आप बोल रहे हो वन में से मैं वो हटा देता हूं जब इनमें से कोई नहीं जीता, तो इसका मतलब तो आप वाले बहुत सारे केसेस ले रहे हो जिसमें आप दो घोड़ों को जिता रहे हो, तीसरे को हरा रहे हो। ये वाला केस भी तो ले लिया आपने, आपने ये वाला केस भी तो ले लिया जब ए और सी दोनों जीत जाए, बी ना जीते। आपने तो ये वाला भी ले लिया, तीनों जीत जाए। यू गेटिंग इट? समझ रहे हो? तो ये नहीं कर सकते इसमें, ये नहीं कर सकते। अरे यही आंसर है भाई, कुछ नहीं बनेगा, यही आंसर है बस। इसमें कुछ नहीं करना है, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या सी जीतेगा, इससे अलावा क्या करना है? ये थोड़ी ना माइनस कर दोगे इसमें। इसमें से तो फिर माइनस करने पर तो आप बहुत सारे ऐसे केस ले रहे हो जिसमें आप दो को जिता रहे हो, तीनों को जिता रहे हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस बार। बात आ रही है समझ में? बात आ गई? अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक जीतेगा, दो नहीं जीत सकते एक साथ। ये वाला बताओ। सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? नॉन बिनिंग वर्क, अरे अभी तो समझाया, अभी समझाया नहीं। ए विन तो बी लूजेस, सी लूजेस, बी तो होगा। वो तो दिया ही हुआ है ना ऊपर, वो तो दिया ही हुआ है कि कोई एक ही जीतेगा। इसमें इसमें बी के, अगर ए जीत गया तो बी के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी इज 100%, सी के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी इज 100%। ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि कोई एक ही जीतेगा, बी और सी नहीं जीतेंगे उस केस में। उसने बोला है कि वो नहीं हो सकता केस, दोनों जीत सकते हैं, कोई एक ही जीतेगा ना। तो अगर ए जीत गया तो बी और सी तो पक्का नहीं जीते होंगे ना। तो आप इससे मल्टीप्लाई क्यों ही करोगे? इसमें इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। इसमें ना इसको हम बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं, नहीं कोई मिसिंग नहीं है। फोर बॉल्स आर सक्सेसिवली है, a bag contains five white and three black balls and four balls are successively drawn out and not replaced. What is the chance of getting different colors alternatively? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हर हर ड्रॉ में चेंज होता रहेगा। सैंपल स्पेस इज नॉट सेम, सैंपल स्पेस इज रिड्यूसिंग। अगर आप पहले निकाल रहे हो तो 8 में से एक निकाल रहे हो ना, फिर अगली बार में आप 7 में से एक निकाल रहे हो, बिकॉज इट इज नॉट रिप्लेस, नॉट रिप्लेस। अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हो, समझ पाते हो क्वेश्चन, तो रिड्यूसिंग हो रहा है सैंपल स्पेस। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ आंसर। 1/4 ई, 1/14, 1/14 डी, 1/7। सोचो दोस्तों, होना चाहिए डी, 1/14 ऑप्शन ई। 1/5, बहुत बढ़िया, सारे ऑप्शन आ गए। 1/5, 1/4, 1/14, 1/7। ओके, आंसर इज, आंसर इज, नहीं दोस्तों, गलत है ये।
1/14 इज द रॉन्ग आंसर, आंसर इज 1/7। आंसर है देखो इसमें गलती क्या कर रहे हो। इसमें अगर पहली बॉल वाइट निकलती है, अगर मैं वाइट से शुरू करता हूं तो पहली वाइट तो अगली ब्लैक, फिर वाइट फिर ब्लैक, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। या फिर पहली बॉल ब्लैक भी तो निकल सकती है, ये आपने केस लिए ही नहीं, आपने ये वाला केस लिए नहीं, ब्लैक वाइट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ना। तो जिन्होंने ये आंसर निकाला है वो एक केस लेके छोड़ दे रहा है, ये भी तो पॉसिबल है। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। अब ब्लैक कितनी बची हैं, ब्लैक बची हैं 3, लेकिन टोटल है 7, तो 3/7। व्हाइट कितनी बची हैं, व्हाइट बची हैं 4, 4/6। ब्लैक बची हैं 2/5। ऐसे करना है, ये वाला केस बताइए पहले समझ के, ये समझ में आया सब लोगों को, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 5/8, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, ऐसे करना है। या फिर ब्लैक आएगी तो 3/8, फिर व्हाइट आएगी तो 5/7। अलग अलग है ये क्वेश्चन, अलग अलग केस हैं। ब्लैक आएगी तो 2/6 एंड व्हाइट आएगी तो 4/5, ऐसे लिखोगे आप। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सॉल्व मत करना, कट रहा है काफी सारी चीजें। तो बच गया यहाँ पे 1/14, तो यहीं पे बच गया, और यहां पर भी 1/14 बच गया। 1/14 प्लस 1/14 आंसर आएगा 2/14, 2/14 का मतलब है 1/7। तो करेक्ट आंसर इज 1/7, नॉट 1/14। इंटू टू नहीं कर सकते हो, इंटू टू नहीं कर सकते हो, सेम नहीं है। अगर यहाँ पे बाई चांस सेम आ रहा है, इंटू टू नहीं कर सकते, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम आएगी, ये जरूरी नहीं है। पहले ब्लैक निकालो फिर व्हाइट निकालो, दिस इज नॉट 100% श्योर कि वो सेम आएगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज नॉट करेक्ट। वो बाई चांस सेम आ रही है, इंटू टू आप नहीं कर सकते हो। ये वाला बताओ, अगला बताओ। पीएनसी से नहीं, पीएनसी की जरूरत ही नहीं है इसमें। पहला पार्ट रिपीट, पहला पार्ट यही है ना, व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक, ऑल्टरनेट आनी चाहिए। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 5 में से एक आ जाए आउट ऑफ टोटल बॉल 8, तो 5/8। अब बॉल कितनी बची, 7, 3 ब्लैक आ जाए, 3 आउट ऑफ 7, फिर व्हाइट 4 बची हैं, 4/6, 2/5 एंड सो ऑन। क्लियर है दोस्तों, चले आगे, क्लियर है। पीएनसी की जरूरत नहीं थी इसमें, पीएनसी की जरूरत नहीं थी, बिना पीएनसी के हो जाएगा। चलिए, चलिए दोस्तों अगला करते हैं, अगला करते हैं, ये वाला आंसर बताइए। ए, ओके। ए या ई, ए या ई, बी, ओके। बी 19/100 या 20/100, 19/100। स्क्रीन पर ई, चलो 21/100, बहुत बढ़िया, सारे आंसर आ गए, मजा आ रहा है। ए आ चुका है, ई आ चुका है, और बी भी आ चुका है, 3 आंसर आ चुके हैं। फंसे नहीं यार, इस बार कम लोग फंसे, कम लोग फंसे। चलो मैं बता देता हूँ, सी भी आ गया, बहुत बढ़िया, गजब। ये दोनों ऑप्शन, ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का और पिछले क्वेश्चन का ई ऑप्शन, दोनों मेरे ऑप्शन है। अगर देख पा रहे हो अलग से लिखे हुए हैं, कितने लोगों को दिख रहा है अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, क्योंकि ऑप्शन तो 4 ही आते हैं ना स्नैप में यार, स्नैप में तो 4 ही ऑप्शन आते हैं ना। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा दिया, और इसमें देखो काफी लोग फंसे थे, इसमें काफी लोग फंसे थे, फंसे था। अगर ये नहीं होता तो मार्क सोच लेते थोड़ा सा। अगर
अगर ये नहीं होता तो तुम पक्का सही कर देते, लेकिन ये था इसलिए तुमने ये मार्क कर दिया। और इसमें भी ये वाला ऑप्शन मैंने दिया, इस बार कम लोग फंसे हैं वैसे, इसमें कम लोग फंसे हैं। आंसर है 19/100। तो ऑप्शन 4 ही होते हैं, तुम्हें दिख रहा होगा डिफरेंस, उस ऑप्शन में दिख रहा होगा ना डिफरेंस लिखा हुआ, थोड़ा सा छोटा है फॉन्ट। तो इसमें क्या करना था, इसमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज अ डिजिट 2 अपीयरिंग ऑन इट। तो हमें निकालना था गाइस कि डिजिट 2 अपीयर ना हो। तो आप देखो 1 to 9 में से कितने नंबर हैं जिनमें डिजिट 2 अपीयर नहीं होगी? 8 नंबर है 2 को छोड़ के। और सिमिलरली 2 to 10 to 99, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 2 नहीं आएगा? मैं वो निकाल ले रहा हूँ। मैं क्यों निकालूं जिनमें 2 आएगा? क्योंकि वो काउंटिंग में तुम्हें दिक्कत होगी। तो बेटर है क्या, वो निकाल लो जिनमें 2 नहीं आएगा। यहाँ पे 8 चॉइस 2 को छोड़ के, यहाँ पे 9 चॉइस 2 को छोड़ के। तो कहना है 72 नंबर ये हैं जिनमें 2 नहीं आएगा, 8 नंबर ये हैं जिनमें 2 नहीं आएगा, और एक 100 भी है जिनमें 2 नहीं आएगा। तो टोटल ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 2 नहीं आएगा? वो है 81 नंबर जिसमें 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा वो 81 नंबर, यानी कि 2 आएगा वो कितने नंबर? 19 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 19/100। खत्म। कितने लोगों ने ऐसे किया है? कितने लोगों ने पीएनसी की हेल्प से किया है, काउंटिंग किया है? कितने लोगों ने पीएनसी की हेल्प से किया है या काउंटिंग किया है? क्या किया है? आपने बताया था एक बार 1 to 100 में हर डिजिट 20 टाइम्स आता है, तो उसमें 22 माइनस कर दो बस। 22 माइनस क्यों करेंगे? नंबर माइनस करने ना। टिकट ड्रॉन हैज अ डिजिट 2 अपीयरिंग ऑन इट, काउंट किया है ना। लेकिन ये समझ में आया जो मैंने किया है? जो मैंने किया है वो समझ में आया। मैंने वो नंबर निकाले जिनमें 2 नहीं है। तो 2 डिजिट के ऐसे नंबर जिनमें 2 नहीं है वो 72 नंबर, एक नंबर ही है जिसमें 2 नहीं है, और 8 नंबर है जिनमें 2 नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनमें 2 नहीं है वो 81, तो ऐसे नंबर जिनमें 2 है वो कितने? 19। जिनमें 2 आएगा वो काउंटिंग करने में इजी लगेगा, उसमें डबल काउंटिंग करोगे ना फिर तुम। अगर इस प्लेस पे 2 आया तब कितने नंबर, तब कितने नंबर बनेंगे? अगर इस प्लेस पे 2 फिक्स हो गया, वो कितने नंबर है? या तो ये मान के चलो कि उसमें फिर यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, 9 नंबर। अगर यहाँ पे 2 आया तो ऐसे कितने नंबर जिनमें 2 नहीं आया होगा? 8 नंबर। और ऐसे नंबर जिनमें दोनों जगह 2 आया होगा वो 1 नंबर। तो 9 नंबर ये, 8 नंबर ये, और 1 नंबर ये, और एक 2 डिजिट का नंबर, सिंगल 2। ऐसे काउंट कर लो 19 नंबर। अगर आपको ये काउंट करना है जिनमें 2 आया है तो डबल काउंटिंग में गलती मत कर देना। अगर आप यहाँ पे 2 फिक्स करो फिर आप यहाँ पे 2 मत लेना, अगर आप यहाँ पे 2 फिक्स करो फिर आप यहाँ पे 2 मत लेना, या फिर दोनों जगह 2 ले लो। तो ऐसे 19 नंबर हैं जिनमें 2 आया है कहीं ना कहीं। दिखा? दोनों दिखे कैसे करना है? 2 नहीं वाले कैसे करने हैं और 2 वाले कैसे करने हैं। गलती मत करना बस। यहाँ पे ऐसे मत कर देना 1 into 10 और 1 into 10, वो गलत हो जाएगा। ये वाला बताओ। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है गाइस, अगेन यू नीड टू यूज सी फॉर दैट। आंसर बताओ इसका। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। श्याम ने आंसर दिया है ए। और बताओ इन्हीं तरह आंसर शिवम ने दिया है। शिवम। बी।
डिपेंड करता है सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए या क्लास। अगर सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जा सकता है, नहीं तो क्लास कर ले फिर चला जाए। सी सी ए, ओके, तीन ऑप्शन आ चुके हैं गाइस, सी ए बी। 415/504, नन ऑफ दीज भी आ गया, बहुत बढ़िया। आंसर है, आंसर है, कौन बताएगा आंसर? आंसर है 275/504 इज द करेक्ट आंसर गाइस। देखो, जब आप इसमें ना दो बैग है आपके पास, एक बैग है जिसमें 5 वाइट और 3 ब्लैक है, और दूसरा बैग है जिसमें 4 वाइट और 5 ब्लैक है। फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज बैग अ सिंगल ड्रॉ ऑफ 2 बॉल इज मेड। तो पहले आप जब इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो इसके सेलेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने इसमें से बॉल निकाली होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है कि मैंने पहला बॉल बैग बैग सेलेक्ट किया, पहला बॉक्स बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ। उसमें से उसमें से वो बोल रहा है कि एक वाइट होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए, तो पहले में से एक वाइट आई हो, एक ब्लैक आई हो। टोटल कितनी है? 8C2। ऐसे करना था। या फिर मैंने दूसरा बैग सेलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, यहाँ पे एक वाइट आई हो और एक ब्लैक आई हो, डिवाइड बाय 9C2, दैट इज आंसर। ये था क्वेश्चन। तो हाफ तो कॉमन ही है, ये आ गया 15। 8C2 कितना होता है? 28। ये 20/36, ये था यार क्वेश्चन, समझे? तो इसको आप छोटा करके 5/9 लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 28 × 9, ये आ जाएगा 135, और ये आ जाएगा 140। आंसर आएगा 275/504। 2 × 28 × 9 इज 504। खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बस हो रही, खत्म हो रही है। हाफ क्योंकि किस बैग से सेलेक्ट किया आपको नहीं पता ना, इससे सेलेक्ट किया, इससे सेलेक्ट की, तो इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी से भी तो मल्टीप्लाई करोगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। या इसको सेलेक्ट किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। तो दो बैग है, उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8C2 की वैल्यू कैसे आती है? बहुत बढ़िया। इस स्टेज पे अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो 8C2 की वैल्यू कैसे आती है, प्रशांत पीएम, पीएम होके अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, कैसे वोट मिलेंगे तुम्हें यार? 8C2 की वैल्यू 8 × 7/2 × 1 ऐसे आती है। 8C2 की वैल्यू 28। 9C2 की वैल्यू आती है 9 × 8/2 × 1, 36। ऊपर दो बड़े नंबर, नीचे दो छोटे नंबर। इसमें व्हाइट और ब्लैक का ऑर्डर नहीं, एक व्हाइट एक ब्लैक किसी भी ऑर्डर में है, एक व्हाइट और एक ब्लैक ना, ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है? सेलेक्ट ही करनी है, सेलेक्ट ही करनी है ना। पसंद ना पसंद होने से क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो है ही। ये वाला बताओ। ये अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही अच्छे क्वेश्चन आने लगते हैं ना, आधे बच्चे हाथ पैर छोड़ के ना, बस यूट्यूबर तो वैसे ही यही होता है। तो जैसे ही अच्छे क्वेश्चन आने लगेंगे, उनके हाथ पैर छोड़ देना, हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों के पास चलते हैं। चलो दोस्तों, टाइम पास करके आते हैं। नहीं, सही बात है। मतलब जैसे ही मुश्किल क्वेश्चन आने लगता है ना, नंबर देखना डाउन होते जाएंगे, यूट्यूब पे खासकर। इसमें देखो, मैं बताता हूँ, करा किसी ने ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डाइस इज रोल 3 times and sum of these three number appearing on uppermost face is 15। 6 नहीं आंसर, 6 गलत हो जाएगा, 1/6 गलत है आंसर, आंसर है 1/5।
3 नंबर का सम 15 कैसे आ सकता है, आप ऐसे ही निकाल सकते थे गाइस। 3 नंबर का सम कैसे आ सकता है, अगर 2 6 है तो एक 3 से आ सकता है, अगर एक 6 है 9 चाहिए तो 4 5 से आ सकता है, या फिर 5 5 5 से आ सकता है। और कोई तरीका है 15 आने का, जल्दी से बताओ देख के। ये सब चीजें याद रखना गाइस, ये सब चीजें याद रखना। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलर्ड है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी अगर लिखा हुआ है तो अपनी तरफ से कलर्ड ले जाओ निकाल के। तो 663 के कितने केस हैं, 3। 663 के टोटल कितने अरेंजमेंट है, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तीन चीजें हैं जिसमें दो एक जैसी हैं, तो आप अरेंज भी करोगे इनको, तीन वे से आ सकता है 663। पहले डाइस पे 3 आ जाए, दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे आ जाए। यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, तो फैक्टोरियल 3 6 केस है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक ही केस है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो टोटल टोटल 15 आने के कितने केस है, 10। ये हो गए आपके टोटल केसेस। ये क्या हो गया, टोटल। अब फेवरेबल देखो, वो पूछ रहा है द चांस दैट द फर्स्ट रोल वाज ए 4। फर्स्ट रोल वाज ए 4 मतलब इस वाले केस की बात कर रहा है, इस वाले केस की बात कर रहा है ना। इसमें पहले पे तो 4 आ जाए, लेकिन अगले दो पे 6 5 आ सकता है, या 5 6 आ सकता है ना। तो फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस हैं 2 आउट ऑफ 10। आंसर आएगा 1/5। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला, अभी तक का पहला मुश्किल क्वेश्चन लगा मेरे को। मतलब अच्छा था, मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, बट अच्छा था। तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल है। इतना बताओ, इतना सोच पाओगे, इतना सोच पाओगे। टोटल 15 आने के 10 केस, और जिसमें फेवरेबल कितने हैं, 465 या 456, दो फेवरेबल है आउट ऑफ 10। आंसर आएगा 1/5। गुड क्वेश्चन। क्लियर है, चलो अगला बताओ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है गाइज आपको, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो ये भी मैं ही करा देता हूं, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। हाँ दोस्तों, तो आगे आते हैं, लास्ट टू डिजिट्स। तो लास्ट टू डिजिट क्या क्या बन सकती है, लास्ट टू डिजिट क्या क्या बन सकते हैं, देखो 12 बन सकता है, 24 बन सकता है, या 32 बन सकता है, 52 बन सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका है, लास्ट के दो डिजिट अगर मेरे को बनाने हैं इनसे जो 4 से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा कोई तरीका है जो मैंने लिखा है, जल्दी से बताओ। और कोई नंबर तो नहीं बनेगा ना, 12 बन सकता है, 16 तो है नहीं हमारे पास, 24 बन सकता है, 32 बन सकता है, 52 बन सकता है, नो अदर पॉसिबल वेज। तो टोटल आप कितने वेज से बाकी डिजिट को अरेंज कर सकते हो, 12 तो हमने लास्ट में फिक्स कर दिया, तो हम 3 फैक्टोरियल वेज से बाकी फिक्स कर सकते हैं ना हर केस में। तो 6 नंबर बनेंगे, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल। तो 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर बने आपके पास, 24 नंबर बने। फेवरेबल नंबर कितने बने, 24। और टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल नंबर बनेंगे 5 फैक्टोरियल, 120। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। देखिए और बताइए अगर क्लियर है तो। देखिए और बताइए अगर समझ में आती है बात, इतनी आती है। थोड़ा सा पीएनसी यूज हो रहा है, पीएनसी आता है ना, अरेंज करना है 5 नंबर बनाने, तो 5 फैक्टोरियल विदाउट रिपीटेशन। ये वाला बताओ। अच्छा चलो ये बता देता हूँ तुम्हें। वैसे इसमें जरूरत नहीं है, बट चलो फिर भी बताओ, आंसर बताओ। ये है बेसिकली इनफाइनाइट जीपी का केस है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम पता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 - r। ये कराए हुए क्वेश्चन, जिन्होंने क्लासेस करी उनको तो पता ही है कैसे करते हैं। तो ये सब आ रहे क्वेश्चन, देखो ए एंड बी थ्रो, मैं करा देता हूं इसको भी। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ए एंड बी थ्रो वन डाइस फॉर ए स्टेक ऑफ 11 रुपीज विच इज टू बी वन बाय द प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो अ 6। जिसका भी 6 पहले आ गया वो जीत जाएगा। द गेम एंड्स व्हेन स्टेक इज वन बाय ए और बी। इफ ए हैज द फर्स्ट थ्रो व्हाट इज देयर रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन। तो अब ये देखो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हो सकता है ए ने थ्रो किया, उसका 6 आ गया हो, जीत गया हो,
पहली गेम में, या फिर ए का 6 नहीं आया, फिर बी की चाल आई, बी का 6 भी नहीं आया, फिर एक आ गया, दूसरी चाल में जीत गया वो, एंड सो ऑन, और सो ऑन। ए का 6 नहीं आया, बी का नहीं आया, फिर ए का नहीं आया, फिर बी का नहीं आया, फिर ए जीत गया। तो इसको ना इनफाइनाइट केस बनते हैं इस केस क्वेश्चन में, ये हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में इनफाइनाइट केस बनेंगे। ए के 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ए के 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, नहीं आने की 5/6, बी के भी नहीं आने की 5/6, फिर ए का 6 आ गया वो 1/6, एंड सो ऑन। तो ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज का सम, जो होता है हमारा ए अपॉन 1 माइनस आर। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? मल्टीप्लाई करो 25/36। ए के जीतने की आ गई प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन 11/36, 6/11। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 11/36 विच इज 6/11। तो अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/11। या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। तो ये बताओ, अगर 11 रुपए का स्टेक था, अगर 11 रुपए का स्टेक था, तो चांसेस क्या हैं ए के मिलने के? एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, हमेशा याद रखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू अटैच विद इट। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक टर्म होती है, उसको लिख लो, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू अटैच विद इट। ये बी कराया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है ए के जीतने की? 6/11, और वैल्यू कितनी अटैच है? 11। तो ए के एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई ए के लिए? ए के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई 6, और बी के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई 5। तो यही पूछ रहा है वो कि ए और बी की रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। आंसर आएगा 6 एंड 5। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इट्स गुड क्वेश्चन। आया समझ में? इतना इतना समझ में आया ये क्वेश्चन? तो इसमें दो कंसेप्ट मिक्स कर दिया उसने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ये आना चाहिए पहले, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू पता होनी चाहिए। 18 को एग्जाम के हार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है यार? मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, 50-50 है, 50-50 है। मैंने शुरू में एक टर्म बताई थी, अनलाइकली तो नहीं है, मोस्ट लाइकली भी नहीं है, इट्स इवन। हार्ड भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो हाफ हाफ मान के चलो। 1/3 नहीं बोल सकते, 1/3 नहीं बोल सकते, या तो इवन मुश्किल आएगा या आसान है। ये वाला बताओ, ये मैंने कराया हुआ है पहले भी, ये मैंने आई थिंक जिस दिन पेपर कराया था उस दिन कराए थे, 2007 में कराया था, किस दिन में कराया था? देखो ये वाला क्वेश्चन अभी कराया है थोड़े दिन पहले। एडमिट कार्ड पर लिखा है कि सारे पेपर को इक्वली बेस्ड कवर किया है। सारे पेपर को, हाँ मतलब कोशिश यही रहती है कि लगभग बराबर, मतलब डिफिकल्टी लेवल बराबर बनाई जाए, कोशिश यही रहती है। 12/12 कौन है? ये मानसी, 1/12, 1/12, 1/12 इज कॉमन रॉन्ग आंसर गाइस। ये ऑप्शन भी मेरा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शन भी मेरा है। आंसर है 1/16, आंसर है 1/16, इट्स नॉट 1/12, इट्स नॉट 1/12। इतना सिंपल नहीं है गाइस, इतना सिंपल नहीं है। देखो ये बताओ, आप एक ऐसा महीना ढूंढ रहे हो, अ मंथ इज चूजन एट रैंडम। आप एक ऐसा महीना ढूंढ रहे हो जिसमें 28 दिन हो, आप एक ऐसा महीना ढूंढ रहे हो जिसमें 28 दिन हो, मतलब आप एक ऐसा ईयर ढूंढ रहे हो जो नॉन लीप ईयर हो। आप एक ऐसा ईयर ढूंढ रहे हो जो नॉन लीप ईयर हो। क्या ये गारंटी है अगर आपने लीप ईयर चूज कर लिया होता तो क्या उसमें आपको ये मंथ मिलता भी? अगर आपने ये लीप ईयर चूज कर लिया होता तो क्या आपको ये मंथ मिलता? नहीं मिलता। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि हमारा आंसर 1/12 है? आंसर हमेशा 1/12 आएगा, जरूरी तो नहीं है, वो तो नॉन लीप ईयर के केस में आएगा ना 1/12। तो आर यू गेटिंग इट नाउ? आर यू गेटिंग इट नाउ कि नॉन लीप ईयर में 1/12 होगा, बट लीप ईयर में तो 0 होगा एक तरह से। तो आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 3 days इन सितंबर, आप पहले ईयर चूज करो गाइस। ईयर कौन सा सेलेक्ट करना है? नॉन लीप ईयर। ईयर कौन सा सेलेक्ट करना है? नॉन लीप ईयर। आप बोल सकते हो नॉन लीप ईयर आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नॉन लीप ईयर के आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4, मतलब 3/4। हर 4 साल में अगर नॉर्मल एज्यूम करें तो 3/4 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग नॉन लीप ईयर। उसमें से
फेब्रुवरी आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/12। ये है पूरा। तो पहले नॉन लीप ईयर सेलेक्ट करो, फिर फेब्रुवरी सेलेक्ट करो। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1/16, ना कि 1/12। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो नॉन लीप ईयर में 1/16 और लीप ईयर में 0। लीप ईयर में 0। अगर लीप ईयर को सेलेक्ट करेंगे तो 1/12, 1/4, और उसमें आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सीधा यहीं से आ जाएगा 1/16। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अगर आप समझ पाए। क्लियर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बाद के क्वेश्चन अच्छे लिखे हैं मैंने, ताकि आप जो बच्चे लास्ट तक हैं उन्हीं को समझ में, जिनको समझ में आ रहा है वही कर पाए। ये वाला बताओ, ये तो सिंपल है। ये सिंपल है, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इसमें क्या करते हैं, बेस्ट तरीका यही होता है कि 1 में से वो माइनस कर दो व्हेन नन सॉल्व। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस व्हेन नन सॉल्व। तो 5/6 इंटू 4/5 कर देना, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2/3, आंसर आ जाएगा 1/3। तो इसमें सारे केस आ गए, जब किसी एक ने किया हो या दोनों ने किया हो, इसमें सारे केस आ गए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन। ये वाला आंसर बताओ, इसके ऑप्शन भी मेरे फंसना नहीं। इसका आंसर बताओ। जो लोग नए हैं, कभी मेरे को पहली बार देख रहे हैं, लोकेश अग्रवाल अनअकैडमी पे जाके सर्च कर लेना, आपको मेरे सारे प्रोफाइल और सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कल जिन्होंने क्लॉक और कैलेंडर का सेशन अटेंड नहीं किया है, वीडियो देख लेना, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लॉक एंड कैलेंडर यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो जिन्होंने क्लॉक और कैलेंडर कल नहीं पढ़ा था, एक बार देख लेना। पीएनसी भी लिया हुआ है मैंने, वो शायद 99 परसेंटाइल वाले चैनल पे लिया हुआ है। तो आप ये सारे स्नैप से रिलेटेड सेशन आज देख लो, आपके काफी काम आएंगे। हाँ विनीत, अब मैंने बता दिया, ऑप्शन मैंने दिया है इसलिए तुम बच गए हो। बिल्कुल सही, गुड आंसर गाइस। अदरवाइज आपका आंसर 5/33 आया होगा, इफ आई एम नॉट करेक्ट। आपका आंसर 5/33 आया होगा, बट बिकॉज मैंने बोल दिया कि ऑप्शन मेरे हैं, तो आंसर 5/28 मार्क करना ही गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ये विनायक। आंसर है ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है अलग क्वेश्चन। आंसर ए नहीं है, आंसर ए आया है आपका, लेकिन आंसर मार्क ये करना है। ऑड्स इन फेवर पूछ रहा है, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ बोथ बीइंग 50 रुपी नोट। देखो 5 50 रुपी के नोट है। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। 5 मेरे पास 50 रुपी के नोट हैं, 3 मेरे पास 100 रुपीज के नोट हैं, और 4 मेरे पास 500 रुपीज के नोट है। टू नोट्स वर ड्रॉन एट रैंडम। टोटल नोट्स कितने हैं? टोटल नोट्स हैं 12। 12 में से 2 सेलेक्ट किए, 12C2। टू नोट्स वर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ बोथ बीइंग 50। दोनों यही वाले आए हो, तो फेवरेबल केस कितने हैं? 5C2। 5C2 कितना होता है अभी बताया था, 5 इंटू 4/2 10, और 12C2 होता है 12 इंटू 11/2 66। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/33। लेकिन आप 5/33 अगर ये आंसर मार्क कर दोगे, आंसर हो जाएगा गलत। ये है प्रोबेबिलिटी गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/30। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है ऑड्स इन फेवर ऑफ बोथ बीइंग 50 रुपी नोट। तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। 5 मेरे फेवरेबल है और ये टोटल है, तो इसको लिखते कैसे हैं? ऑड्स इन फेवर आप लिखते हो 5:28। 5:28 लिखोगे ना, तभी तो प्रोबेबिलिटी 5/33 लिखोगे। ऑड्स इन फेवर ऐसे लिखा जाता है 5:28, यानी कि टोटल में से, टोटल 33 में से ये वाले नोट 5 हैं। तो आंसर ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। दिखा? आर यू गेटिंग इट नाउ? गलती समझ में आ गई तो ये आंसर मत मार्क करना, ऑप्शन मेरा है। तो 5/33 नहीं, 5:28। क्लियर है गाइस? क्लियर है सबको दोस्तों? आ रहा है समझ में? इन फेवर में माइनस होते, अगर होता ऑड्स इन अगेंस्ट, अगर होता ऑड्स इन अगेंस्ट, तो हम लिखते इसको
28:5, ऑड्स एंड अगेंस्ट हो तो 28:5। ये अब सिंपल है, ये वाला आंसर बताना, ये आंसर बताओ सोच के। छोटा सा क्वेश्चन है, सही होना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। 23:5 नहीं होगा। 23:5 क्या होगा? 20 प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन अगेंस्ट है ना, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ बोथ बीइंग 50 को कैसे लिखेंगे? 28:5 ही तो लिखेंगे। 1 - 5/33 क्या होगा? 28/33 होगा ना भाई, तो 28:5 ही लिखोगे। क्या कर रहा है, इसको थोड़ी ना माइनस कर देगा, माइनस तो इसी को करेगा, प्रोबेबिलिटी को। क्या आंसर है इसका? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अ नंबर p इज चूजन फ्रॉम दिस द प्रोबेबिलिटी दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसमें देखो, ये इक्वेशन जीरो कब होगी? इक्वेशन जीरो तब होगी जब x या तो 2 हो, या 7 हो, या 5 हो, या 47 हो। अब 2 तो नहीं हो सकता, लेकिन 5, 7, 47 तो हो ही सकता है ना, तो 3 हो गए फेवरेबल। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है सारे ऑड, तो ऑड नंबर कैसे निकालते हो? दिस माइनस दिस अपॉन 2 + 1 कर दिया करो। नंबर कैसे काउंट करते हो? ऐसे काउंट करते हो। तो 24 नंबर है, 24 नंबर लिखे हुए हैं, तो जो आंसर आएगा 1/8 आ गया आंसर, खत्म। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 24, ऑड नंबर है ये सारे। तो नंबर निकालने के लिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1 कर दिया करो, तो 24 नंबर टोटल है। फेवरेबल कितने हैं? 3, तो 3/24। ऑडिट, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा, तो देख के घबराना नहीं कि क्या क्या बोल रहा है। तो सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब है कि जीरो कब आएगा? जब x या तो 7 हो, या 5 हो, या 47 हो। तीन हो गए फेवरेबल आउट ऑफ टोटल 24 नंबर। 1/8। ये आ गया वो जो मैं बता रहा था, बेस थ्योरम गाइस। बेस थ्योरम जो आप बोल रहे थे ना, ट्रुथ टेलर वाला जो क्वेश्चन, ये होता है बेस थ्योरम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? किस किस को आता है करना? जिन्होंने क्लासेस करी हैं आई थिंक उनको आता है, जिसको जिन्होंने क्लासेस करी हैं उनको आता है। C/10, C/10 देखो कैसे करते हैं वाला। इसमें ना दो केस होते हैं। आप पहले ये निकालो कि वो कैसे बोल सकती है कि नंबर प्राइम। आप पहले ये निकालो करो, सेज दैट इट इज ए प्राइम। तो हो सकता है कि नंबर एक्चुअली प्राइम हो और उसने सच बोला हो, या फिर प्राइम नहीं हो और उसने झूठ बोला हो कि भैया प्राइम है, लेकिन प्राइम ना हो। प्राइम हो नहीं बट कह रही हो कि प्राइम है, झूठ बोल रही हो। तो प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 से लेकर 10 तक में प्राइम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 से लेकर 10 तक में कौन कौन से प्राइम होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 4/10 प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी 4/10, और उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 75%, मतलब 3/4। प्राइम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 6/10, और उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 25%, मतलब 1/4। ये आएगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी गाइस। तो 3/10 जो लोग बोल रहे हैं वो गलत हो गए। 3/10 तो इतना सा है बस, ये नहीं होता ऐसे। 3/10 प्लस, या ऐसे ही रहने दो इसको, इसको ऐसे ही रहने दो। 12/40 और 6/40, 18/40,
कितना हो गया? 18/40 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बन जाता है? ये बन जाता है तुम्हारा बेस, ये बन जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब फेवरेबल कौन सा है? फेवरेबल है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड इज एक्चुअली ए प्राइम नंबर। तो ये वाला केस होगा फेवरेबल, इसको बोलते हैं फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये होती है बेस थ्योरम। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है 12/40, टोटल प्रोबेबिलिटी है 18/40। तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी सही किया था ये क्वेश्चन। आंसर है 2/3। किसी ने सही किया था ये सब? इतना करके छोड़ दे रहे हो, इतना सिंपल थोड़ी ना है क्वेश्चन, इतना सिंपल नहीं है। आंसर है 2/3 गाइस। अच्छा क्वेश्चन है। ये नहीं आया। अरे यार ये बेस थ्योरम है, अब ये इतनी जल्दी कैसे समझाऊं? देखो इसमें ना दो केस बनते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले, इसमें ना क्या करते हैं, उसने प्राइम बोला कि भैया प्राइम आया मेरा। तो प्राइम उसने कैसे बोला होगा? या तो प्राइम आया हो एंड वो सच बोल रही हो, या फिर प्राइम आया ना हो बट उसने बोला हो कि मेरा प्राइम आया, मतलब झूठ बोल रही हो। इसी तरह प्राइम आने का क्लेम कर सकती है। प्राइम क्लेम कैसे करेगी? दो तरह से क्लेम कर सकती है। तो प्राइम आया 1 से लेकर 10 में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइम आने की? देयर आर 4 प्राइम नंबर्स, 4/10, और उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 75%, विच इज 3/4। प्राइम नहीं आया, प्राइम नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी बाकी सारे नंबर 6/10, बट उसने झूठ बोला कि मेरा प्राइम आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये बनती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। 12/40, 6/40, 18/40, दैट बिकम्स योर टोटल प्रोबेबिलिटी। अब फेवरेबल कौन सी है? अभी तो टोटल आई है हमारे पास, अभी फेवरेबल नहीं आई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज एक्चुअली ए प्राइम नंबर? तो फेवरेबल केस बनेगा ये वाला, जब प्राइम आया था और उसने सच बोला था। तो ये बनेगी आपकी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी विच इज 12/40 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 18/40। तो ये मुश्किल है, मतलब बेस थ्योरम है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो इतना आपको आना चाहिए करना, इतना करके जाना। मैं इसमें कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं बता रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ। जैसे अगला करो, अब इस पे अप्लाई करो, लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से करो। इसका आंसर बताओ, कोशिश करो एक बार। हाँ ये मतलब 12th 11 12th नहीं था ये बेस थ्योरम। आ रहा है अब करना? आ रहा है अब करना? 27/38 सही आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो या तो रेन हो रही है और उसने सच बोला है, या फिर रेन नहीं हो रही है और उसने झूठ बोला है। तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 75%, मतलब 3/4, और उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 45%। चाहे आप 45% लिख लो, चाहे आप 9/20 लिख लो, दोनों सही है। रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 55%। तो ये आ गया, ये मैं 9/20 लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 27/80, और ये आ जाएगा मेरा 11/80। 38/80 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। और फेवरेबल कौन सी है? फेवरेबल ये है जब एक्चुअली रेन हो रही हो। तो 27/80 डिवाइडेड बाय 38/80, आंसर आएगा 27/38। चलो फिर, क्लियर है ये कंसेप्ट? बेस थ्योरम भी आ गया। बेस थ्योरम पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। आ गया दोस्तों? क्लियर है सबको? चलो फिर, थैंक यू, गुड लक फॉर टुमारोज। अच्छा जिस जिसका कल पेपर है, मेरे को सभी का आई थिंक स्नैप का पेपर ना, मेरे को कॉल कर लेना।
स्नैप के पेपर के बाद बताना कैसा हुआ है, विल डिस्कस, एनालिसिस भी कर लेंगे उसके बाद शाम को। और लाइक कर देना सेशन को और शेयर कर दिया करो, तभी फायदा है हमें सेशन लेने का। चलो अभी डीएम की क्लास है गाइस, डिसीजन मेकिंग करेंगे जेड का, जिनका डिसीजन जेड दे रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग क्लास है 6 बजे, वो भी अटेंड कर लेंगे। चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं दोस्तों 6 बजे।